Today we will start our history section, and the first chapter of the history is the French Revolution. The French Revolution. First of all, कि हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं हम? आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि हिस्ट्री पढ़ने के पीछे हमारा रीजन क्या है. आज जो भी चीजें हम एंजॉय करते हैं, आपको क्या कभी ऐसा माइंड में आता है कि स्टार्टिंग से जो है ये ऐसी ही थी चीजें, या इसके पीछे तो और भी हो सकता है? जैसे आप कंप्यूटर आजकल यूज कर रहे हो, ठीक है, हम लेटेस्ट डिवाइस की बात करते हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो या मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो, तो जब आप यूज करते हैं या फिर आपकी कमिंग जनरेशन इसको यूज करेगी, तो क्या उसे लगेगा कि स्टार्टिंग से जब से अर्थ बनी तब से ये चीजें थी? कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है हमारे मन में कि ऐसी चीजों का इन्वेंशन कैसे हुआ, कौन था वो पर्सन जिसके माइंड में ये सबसे पहले आइडिया स्ट्राइक हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, फायर का और ये मोबाइल्स का, इन सब डिवाइसेस का क्या हिस्ट्री रही होगी, क्यों जरूरत पड़ी होगी उनको इन सब चीजों की, क्यों बनाया उन्होंने. जब हम ये क्यों वर्ड को फाइंड आउट करते हैं, क्यों और कैसे, तब हमें कहाँ जाना होता है, उस चीज की हिस्ट्री में. सिमिलरली यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे अब फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्यों पढ़ना हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन? Why we need to read the French Revolution? Because we are enjoying some democratic rights right now. अब हम कुछ जो है डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ रहे हैं. लास्ट क्लास में भी आप पढ़ के आए कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं और ऑल दैट. बहुत सारी लिबर्टी, फ्रीडम हम इंजॉय कर रहे हैं. या स्टार्टिंग में जो लोग थे उनको ये सब चीजें प्रोवाइड थी जब से हमारी सोसाइटी बनी? क्या ये तब से ही था? नहीं. इस सब चीजों के पीछे भी एक लॉन्ग जो है उसका पास्ट है. हर एक राइट के पीछे उसका एक पास्ट है, जिसके कारण आज ये जो है हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और इन सब राइट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो शायद हमारे पास पहले से ही थे. लेकिन अगर आप इन सब चीजों के पीछे जाओगे, इन सब राइट्स के बैक पे जाओगे, उनके पास्ट को देखोगे, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया लोगों ने एक एक राइट को एंजॉय करने के लिए, एक एक राइट को लेने के लिए लोगों का एक पूरा स्ट्रगल रहा. ऐसे ही जो आज के टाइम में हम डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, इन सब की बात करते हैं, ये सब कहाँ से आई? इन सब चीजों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन. नो डाउट कि सभी चीजें ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ये जनरेट हुई है. ये वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने रेवोल्यूशन किया, इसके लिए एक लॉन्ग स्ट्रगल की, और तब जाके हम जो है आज का टाइम, आज का प्रेजेंट डे जो एंजॉय कर रहे हैं, वो उसी का रिजल्ट है. तो हम इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, which gives us democratic rights and the liberty. These are the major legacy of the French Revolution. Students, you can take a screenshot of the content which we will cover in this chapter. First is the French society during the late 18th century. 18th century की हम बात करेंगे. 18th century की जब हम बात करते हैं 1701 to 1800, ठीक है. तो इस पीरियड में क्या हुआ लास्ट के 18th सेंचुरी में, लास्ट के यानी बाद में 50s के बाद. सेकेंड, how the people were struggling for their survival. कैसे वहां के लोग उस टाइम अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे वहां पर जो है मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करना शुरू हुई, मतलब एक नई क्लास का वहां पर जन्म हुआ, दैट वाज कॉल्ड मिडिल क्लास. फिर किस तरीके से वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके क्या रीजन थे, धीरे धीरे हम एक एक रीजन को देखेंगे. और सर क्या हुआ वहां पर, कोई सडनली रेवोल्यूशन नहीं हो गया, उसके पीछे भी पूरी एक सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स की हिस्ट्री होती है. तो वहां पर किस तरीके से आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, फिर उसका क्या रिजल्ट आया. क्योंकि लेट 18th सेंचुरी में जो स्टार्टिंग में फ्रांस था, दैट वाज अ मोनार्की. वहां पर क्या थी, मोनार्की थी. तो वहां पर मोनार्की की जगह क्या बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब ये आप एक नया कंसेप्ट देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कि वहां पर राजा का भी राज था और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था. मीन्स कि द किंग हैज टू the king's power were limited and he has to work according to the constitution. That is what called constitutional monarchy. The next topic will be
फ्रांस अबॉलिश मोनार्की, फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि वहां से मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दिया गया एंड द फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। फिर एक ऐसा हुआ कि जब रिपब्लिक भी बना उसके बाद भी फ्रांस में एक टेरर की एक लहर डिस्कस अबाउट दैट द रेन ऑफ टेरर। फिर वहां पर डायरेक्टरी रूल हुआ फ्रांस का, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रूल है उसी को वहां पर डायरेक्टरी कहा गया, तो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। नेक्स्ट कि वुमेन्स को भी जो आज के टाइम में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सारे राइट्स, वो स्टार्टिंग में नहीं मिले थे, उनको भी अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, कि वहां पर स्लेवरी थी फ्रांस में। स्लेवरी मीन्स जो लोगों को जबरदस्ती स्लेव बनाकर दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता था, तो उसे क्या कहा जाए, फिर उसका अबॉलिशन हुआ यानी उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट द रेवोल्यूशन ऑफ एंड एवरीडे लाइफ, कि वहां पर जो रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस में और लोगों की आम जिंदगी यानी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी वो हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्टली वी विल कंक्लूड, बीच में हमारा जो है नेपोलियन बोनापार्ट का भी पार्ट आएगा, जब फ्रांस में दोबारा से जो है थोड़ा मोनार्की सिस्टम आना लगेगा यानी डिक्टेटरशिप आने लगेगी। So we will cover this chapter in 12 contents. First of all, the chapter started with a scene. अब इसको हम जो है एक इंटरेस्टिंग वे में एक मूवी की तरह देखेंगे फ्रांस को। फ्रांस में जैसे आप कई बार मूवीज देखते हो ना कि आपका एक एंड जो है वो पहले दिखाया जाता है, जैसे कि आपके बाहुबली में था, है ना। बाहुबली में क्या था कि आपको पहले एंड दिखा दिया गया, फिर आप फ्लैशबैक में गए कि ऐसा क्यों हुआ, उसको मारा क्यों, मारना क्यों के पीछे की सारी स्टोरी बताई कि उसको क्यों मारा गया था बाहुबली को। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे कि फ्रेंच की जो स्टोरी है उसको हम पढ़ेंगे ऐसे ही वे में कि हम एक सीन है जो उसका लास्ट सीन है, रेवोल्यूशन का लास्ट सीन है, और उसके बाद हम उसका फ्लैशबैक स्टोरी में जाएंगे। तो कहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है? दिस चैप्टर स्टार्टेड विद अ सीन in which the people of France were agitating and they attacked on Bastille. Imagine कि क्या हो रहा है कि एक जगह जो लोग हैं वो बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आया हुआ, दे वर वेरी एंग्री, और अपनी इस एंगरनेस में वो क्या करते हैं, वहां के बास्टिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज बास्टिल, व्हाट इज बास्टिल? आई विल टेल यू, नो डाउट इट विल बी अ प्लेस, है ना। अभी इतना ही समझो, पहले अभी देखते हैं कि अब ये कौन सा डे था जब ये सब हो रहा था। द डे वाज 14 जुलाई। ऑल द डेट्स इन दिस चैप्टर which I will tell you that are very important dates, you must remember and write down. That was the day of 14 July 1789. This day is also known as a day of French Revolution. क्या कहते हैं हम इसको? Day of French Revolution. अब ऐसा क्या हुआ था उस दिन? 14 जुलाई, the day was 14 July 1789. अब इस दिन क्या था कि that on that day there was an alarming situation in Paris. मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आपको फ्रांस का जो है मैप बनाना है और उसमें आपने उसकी कैपिटल लिखनी है। सो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस। सो वहां पर क्या थी, एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। अलार्मिंग मीन्स बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है वहां पर चल रही थी। कैसी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वहां पर थी? जो वहां का किंग था, ठीक है, जो वहां का किंग था उसने अपने ट्रूप्स को कमांड करना शुरू किया, और ये र्यूमर जो है वो स्प्रेड हो गया इन द होल सिटी दैट द किंग विल सून ऑर्डर टू ओपन फायरिंग अपॉन द सिटीजन। क्या हुआ कि बहुत लोग जो है वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन थी पेरिस में, और उसके ऊपर से एक खबर आई कि जो वहां का राजा है उसने ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्मी को कि वो लोगों पर ओपन फायरिंग कर सकते हैं, लाइक इन आवर जलियांवाला बाग, ठीक है, कि ओपन फायरिंग का ऑर्डर उनको मिल गया। अब
Why the king ordered like that? क्यों लोग जो है किंग ने उनसे ऑर्डर दिया? So king ordered to open firing upon the citizens. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा जो है इतना ब्रूटल जो ऑर्डर है वो किंग ने क्यों पास किया अपने ही लोगों के लिए? हमारे यहाँ पर तो चलो फिर भी ब्रिटिशर्स थे, दूसरी कंट्री के लोग थे, लेकिन अपने ही राजा ने लोगों के लिए ऐसा ऑर्डर क्यों पास किया? इसका रीजन था क्योंकि 7,000 मैन एंड वुमेन they were gathered in town hall. वहां का जो एक बहुत बड़ा हॉल था, स्टेडियम था, वहां पर जो है 7,000 men and women were gathered, वो इकट्ठे हो गए। अब इन्होंने क्या क्यों इकट्ठे हुए? Because they decided to form people's militia, अपनी ही आर्मी बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। इसलिए इस चीज को डिसीजन को अपने फुलफिल करने के लिए वो लोग उस टाउन हॉल में इकट्ठे हुए। अब they were very agitating, agitating means गुस्सा, बहुत ही नफरत और गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था। अब यहाँ पर आप सेम सिचुएशन कहीं न कहीं सिमिलर जो है हमारी जलियांवाला बाग वाली सिचुएशन जो आप लास्ट टाइम भी पढ़ के आए उससे मिलती जुलती है कि लोग जो है पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत एंग्री थे और वो एक टाउन हॉल में इकट्ठे हुए थे एंड देयर अबाउट 7,000 मैन एंड वुमेन वर देयर। They were very agitating और उन्होंने गुस्से में क्या करना शुरू किया? They broke government buildings. उन्होंने क्या किया कि जो वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, ऐसा लग रहा है ना कि हम इंडिया का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी रेवोल्यूशन के कंसेप्ट कहाँ से आया हमारे माइंड में? वहीं से हमने अपनी चीजों को, अपने राइट्स को जानना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय करने की का रीजन क्या था? बिकॉज दे वांट टू आर्म, इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स मीन्स हथियार। उनको वहां पर क्या चाहिए थे? कोई भी मिलिट्री बनेगी तो उसको लड़ने के लिए भी क्या चाहिए? हथियार। और वो एक आम आदमी के पास कहाँ से आएंगे? नो डाउट कि जो वहां के राजा हैं उनके जो पूरे हॉल होते हैं, पूरे रूम्स होते हैं, वो हथियारों से भरे हुए हैं। तो उन्होंने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा और उन्होंने वहां से वो आर्म्स लेने शुरू किए ताकि वो अपनी एक मिलिटिया बना सके। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इसके बाद कुछ लोग तो वहां पर इकट्ठे हुए मिलिटिया बनाने के लिए और जो दूसरे लोग हैं कुछ 700 पीपल्स, they marched towards a 700 peoples were marched। अब की नोट्स आप बेटा साथ साथ लिखते जाओगे ताकि आपको याद रहे पूरा स्टोरी। जैसे हम छोटे छोटे टॉपिक लिख लेते हैं, ऐसे आप लिखते जाओगे। मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट of the city and destroy the Bastille। अब उसमें से कुछ 100 लोग जो हैं वो लोग सिटी यानी पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाने लगे और वहां पर उन्होंने बास्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब द क्वेश्चन विल बी इरेज इन योर माइंड, व्हाट वाज दिस बास्टिल? क्या चीज थी ये बास्टिल जिसके लिए लोग इतना गुस्सा थे, उसको तोड़ दिया उन्होंने? दैट वाज द सिंबल ऑफ, राइट डाउन बिकॉज it comes in 1 marks question normally। बास्टिल क्या थी? It was the symbol of
despotic power of king. अब ये कोई पर्सन था, क्या था, ये क्या था, एक प्लेस था. इट मीन्स ये क्या थी, डेस्पोटिक पावर क्या होती है, जिस पर कोई भी अंकुश नहीं है, जिस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, किंग जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है. तो ये जो पावर है उसका एक सिंबल था जहां पर राजा की मनमानी चलती रहती थी. सो इट वाज अ, क्या था वास्तिल, पेरिस में एक प्रिजन था, जेल थी वहां की एक. ठीक है, इट वाज अ प्रिजन वेयर several of revolutionaries were killed and the people including the people who were against the king. कि जहां पर एक ऐसा प्रिजन था जहां पर पूरी राजा की मनमानी चलती थी, वहां पर कोई भी राजा के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है तो उसको जेल में डाल दिया, उसको वहां पर या तो जेल में रखा या उसे मार दिया गया. ऐसे ही जो रेवोल्यूशनरीज थे, several revolutionaries were killed in that prison. So it was a symbol of the despotic power of the king and it was a prison in the Paris. Okay student, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि लोग जो है बास्तिल तक पहुंच गए, उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड, सबसे पहले बास्तिल पर उन्होंने क्यों अटैक किया, द पीपल अटैक्ड ऑन बास्तिल. अब हम यहाँ पर उस जेल का सीन लेंगे. अब एक सीन आपका कट हो गया कि आपने पेरिस की सिचुएशन देखी, वहां पर लोग बहुत गुस्से में हैं और ऑल दैट वो बहुत तोड़फोड़ कर रहे हैं, हथियार लूट रहे हैं. फिर उसके बाद एक जो है पोर्शन ऑफ पीपल का वो वहां पहुंच जाता है दूसरे हिस्से में, वहां पर भी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. मेन जो उनका टारगेट था दैट वाज बास्तिल. इट वाज अ प्रिजन एंड दे अटैक्ड ऑन द बास्तिल. उन्होंने क्या करना शुरू किया, उस बास्तिल पर अटैक कर दिया. अब why they attack on the Bastille? Because they in hope to find coded ammunition. In to find coded ammunition. अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कोई भी जेल होती है उसमें क्या होते हैं, गोला बारूद हथियार ये सब रखे जाते हैं. तो वहां पर भी ऐसे ही एक पूरा एम्यूनिशन जो है वो वहां पर इकट्ठा था और इस चीज के लिए उन्होंने उसको क्या करना शुरू कर दिया, उस पर अटैक किया ताकि वो उस चीज को ले सके. अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे किल्ड द कमांडर. फर्स्टली दे किल्ड द कमांडर ऑफ द बास्तिल. वहां के उन्होंने कमांडर को जो है उसे मार दिया. फिर उनके जो वहां पर प्रिजनर्स थे, दे गॉट द प्रिजनर्स रिलीज्ड. सबसे पहले अपने आदमियों को उन्होंने रिलीज कराया. क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहां पर जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनको मार दिया जाता था, तो बहुत सारे प्रिजनर्स वहां पर नहीं थे. दे वर ओनली 7, सिर्फ 7 प्रिजनर्स वहां पर थे, लेकिन उन्होंने अपने उन प्रिजनर्स को भी वहां से रिलीज कराया. एंड नाउ द बास्तिल वाज डिमोलिश्ड. बास्तिल को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से उनके गोला बारूद से पूरी जेल को उड़ा दिया गया. अब इसमें क्या है कि जहां पर एक और चीज हुई कि लोग इतने गुस्से में थे उस जगह को लेकर कि उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया, साथ साथ उसके जो फ्रैगमेंट्स थे यानी जो उसके टुकड़े थे यानी उसके पत्थर और ये सारी चीजें, इन सब चीजों को उन्होंने मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया. कैन यू इमेजिन कि कितना गुस्सा होगा लोगों के अंदर कि जिस चीज को वो पूरी तरह से तोड़ फोड़ चुके हैं, उस चीज के फ्रेगमेंट्स को, पत्थर ईंट और जितनी भी चीजें होती हैं जेल की, वो सलाखें, उन सबको उन्होंने मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया. अब आपको लगता है कि लोग खरीदते होंगे इस चीज को, क्यों खरीदेंगे, खरीदते थे क्यों, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इसे जो है एज ए सॉफ्टवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्तिल अपने पास रखना चाहते थे, एक जो है सिंबल के रूप में, कि वो आगे की जनरेशन्स को दिखा सकें कि ये जो देखो कि ये एक जेल थी जिसको हमने पूरी तरह से तोड़ दिया था और किंग को खत्म कर दिया था, किंग के राज्य को खत्म कर दिया था.
तो एज अ सिंबल, जैसे कुछ लोगों को हैबिट होती है स्टैम्प्स इकट्ठा करने की, ओल्ड स्टैम्प्स हम इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं? उनका एक पैशन है ये। ऐसे ही वहां पर भी कुछ लोगों ने जो बास्केट है उसके फ्रेगमेंट्स को रखना शुरू कर दिया, बिकॉज दे कीप देम एज अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. Now, why the people were so agitated? Now the main question is, why the people were so agitated? ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में कि जो लोग हैं वो इतने गुस्से में थे? Why they wanted to demolish the Bastille and the French society or the power of the king? ऐसे क्या चीज थी कि क्यों जो है वो लोग अपने ही राजा के खिलाफ थे, उसे खत्म करना चाहते थे, उसकी पावर को खत्म करना चाहते थे? What was the circumstances in France which led to this destruction? ऐसे क्या हालात फ्रांस में पैदा हुए होंगे जिसने लोगों को इतना एंग्री कर दिया और लोग जो हैं वो इस कंडीशन तक पहुंच गए? तो अब ये जो सारे क्वेश्चंस हम कह रहे हैं कि किंग के पावर को खत्म कर दिया, पीपल जो है वो बहुत एजिटेटिंग थे, वहां पर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे? तो कोई एक सर्कमस्टांसेस किसी के अंदर इतनी गुस्सा नहीं लेके आता। ये क्या है, एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स थी, एक के बाद एक ऐसे ऐसी बातें होती रही कि लोगों के अंदर अपने ही किंग के खिलाफ गुस्सा आता रहा। अब ये चेन ऑफ इवेंट्स मैंने आपको कंटेंट में लिख के दी थी कि हम इस चेन ऑफ इवेंट्स को इस तरीके से वन बाय वन जो है देखेंगे। हर एक कंटेंट से हमें एक दो फीचर मिलेंगे, ठीक है, और आपको जो है प्रॉपर उसके नोट्स जो है प्रिपेयर करने होंगे एज अ स्टोरी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ द फर्स्ट टॉपिक और कंटेंट इज द फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th century. Our first content, the French society in the late 18th century. सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज के पास्ट को जानना है तो हमें देखना होगा कि वो सोसाइटी थी कैसी, कौन कौन थे वहां पर, कौन कौन लोग रहते थे, किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो यहाँ अगर जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी राजा थे, फिर उसके बाद जागीरदार थे, जमींदार थे, फिर पीजेंट्स थे, इस तरीके से पूरी सोसाइटी की फॉर्मेशन थी। तो इसी तरीके से फ्रेंच सोसाइटी की फॉर्मेशन कैसी थी, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट, वहां पर क्या था, किंग था, यानी वहां पर राज किसका था, किंग का। So the king was ruling over the France, and second, no doubt, the paper on which he was ruling. तो दो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी के लिए। सबसे पहले किंग किस तरीके का किंग था और उसकी क्या वहां पर जो है उसके सर्कमस्टेंसेस उसको फेस करने पड़े। दूसरा, वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किंग। द नेम ऑफ द किंग वाज लुइस 16। कौन था फ्रांस का राजा, लुइस 16। एक पिक्चर आप अपने माइंड में सेट करते जाओ एक स्टोरी की तरह। अब वो बहुत ही यंग मैन था, he was only 20 years old। छोटी सी उम्र में क्या बन गया, वो राजा बन गया। अब छोटे से बच्चे के हाथ में आप पूरा राज दे दो तो क्या वो संभाल पाएगा। और उस पर भी ट्विस्ट है इस स्टोरी में कि 20 years old था, then he married to an ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। हम पहले किंग के बारे में सारी बात पढ़ेंगे। he married to an Austrian प्रिंसेस का नाम क्या था, इसका नाम था मैरे एंटोनेटे। मैरे एंटोनेटे, इससे उसकी क्या हो गई, मैरिज हो गई, ठीक है। अभी छोटा ही था और उसके साथ उसकी मैरिज भी कर दी गई।
अब इसमें क्या ट्विस्ट था कि एक राजा जब बनता है तो कई बार तो उसके पास बहुत सारा पैसा धन दौलत होती है, लेकिन लुइस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लुइस जब राजा बना तो ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजर, ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजर एट द टाइम ऑफ हिज पोजीशन, कि जब उसको राजा बनाया गया तो उसको खजाना क्या मिला, बिल्कुल खाली मिला। पहले तो वो एक बच्चा, ऊपर से उसकी मैरिज कर दी, फिर उसके पास पैसा भी नहीं, उसको मिला भी खजाना तो खाली मिला। अब इस खजाने, पहले तो बात कि एक राजा का खजाना खाली क्यों, ट्रेजर जो है, व्हाई वाज द ट्रेजर वाज एम्प्टी। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है और इसका आंसर है ड्यू टू द वॉर, ड्यू टू द वॉर, कि बहुत लंबे समय से जो है फ्रांस जो के साथ जो है क्या चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, तो इसके कारण जो है वहां पर क्या हो रहे थे, वॉर एक्सपेंसेस हो रहे थे फॉर द लॉन्ग ईयर्स, जिसके कारण जो धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कि अब हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन बन रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉर हो जानी चाहिए चाइना के साथ, है ना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको अवॉइड कर रही है। क्यों अवॉइड कर रही है, क्या लगता है, जाओ और लड़ लो चाइना के साथ और अपनी जमीन ले लो, ठीक है ना, उसको भगा दो। लेकिन फिर भी 1 मंथ होने को आया कि यही प्रोसीजर चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसको अवॉइड किया जा रहा है। क्यों अवॉइड किया जा रहा है कि जब कभी वॉर होती है तो जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एक कंट्री के, उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, डिफेंस, कि अपने डिफेंस पर, अपने वॉर पर एक्सपेंस करना, पहले अपने सोल्जर्स के लिए हर चीज वो प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एमिनेशन है, आर्म्स हैं, वो सब चीजें उनको देनी है, फिर उनके सर्वाइवल के लिए उनको चीजें देनी है, जो सिटीजन है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ज्यादातर रिसोर्सेज हैं वो किस पर लग जाते हैं, वॉर पर, और दैट्स व्हाई आवर गवर्नमेंट इज पोस्टपोनिंग द वॉर। ठीक है, कि बहुत सारे अपोजिशन में सवाल उठते हैं कि आप जाके सीधा लड़ते क्यों नहीं चाइना से, क्यों नहीं लड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर एक बार वॉर छिड़ गई तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे। पहले हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ऊपर से वॉर छिड़ गई तो पहले कोरोना पे जा रहा है सारा धन, फिर वॉर पर चला जाएगा, तो आम आदमी के लिए कहाँ बचेगा, कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें जो है वो नॉर्मली होती है। सेम डे क्या हो रहा था कि वहां पर कई काफी लंबे सालों से वॉर चल रही थी। अब सारे एक्सपेंसेस किस पर लग गए, वॉर पर, और धीरे धीरे क्या होने लगा, खजाना खाली होने लगा। अब इसके साथ साथ एक और ही चीज थी कि जो लुइस 16 है, ही वाज हेल्पिंग द, अपने आप तो वो कर ही रहे थे, वॉर के साथ लड़ रहे थे, अब क्या कर रहे थे, जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज, टू गेट देयर फ्रीडम। अब वो ऐसे ही अमेरिकन कॉलोनीज को हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि एक एरिया जो कोई कंट्री अपने अंडर कर लेती है, दैट वाज कॉल्ड कॉलोनीज। तो ऐसी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को वो हेल्प कर रहा था, उनको उनकी आजाद कराने के लिए, फ्रीडम गेन कराने के लिए। और इन सब के साथ साथ एक जो रिच फैमिलीज लगा लो, आज के टाइम में हम रिच फैमिलीज लगाएंगे, उनके पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन उनको अपना जो आन शान है वो बनाकर रखनी पड़ती है। तो वो लुइस 16 क्या था, किंग था, उसके पास चाहे एम्प्टी ट्रेजर था, कुछ भी नहीं था इट मींस, लेकिन उसको अपने कोर्ट को जो है उसकी गरिमा को जरूर बना के रखना पड़ता था। सो यहाँ पर पहले उसके वॉर एक्सपेंसेस हो रहे थे, फिर अमेरिकन कॉलोनीज को भी हेल्प की जा रही थी फाइनेंशियली, और मोर ओवर he had to maintain its एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट, जो बहुत ही शानो शौकत वाला उसका कोर्ट था, उसको उसे मेंटेन करना पड़ता था, यानी वहां के नौकर और जितने भी जो सर्वेंट्स हैं उनको भी पे करना है, उसके बाद उसके रख रखाव पर भी खर्चा करना है, ये सारे खर्चे उसको इनिशियली करने पड़ते थे। इससे क्या हुआ कि उसने उधार लेना शुरू किया, जो रिच पीपल हैं उनसे, जो है रिच कंट्रीज, उनसे उसने डेट लेना शुरू किया। और फर्स्टली उसने कितना डेट लिया, 1 बिलियन लाइवर्स। हियर लाइवर्स क्या है, द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट एरा,
उस टाइम जो करेंसी थी फ्रांस की उसको क्या कहा जाता था, लेवर्स। तो लेवर्स जो है वो वहां की करेंसी थी। उसने स्टार्टिंग में कितना जो है उधार लिया, 1 बिलियन, एंड देन लेटर ऑन इट इंक्रीज टू 2 बिलियन लेवर्स। रिमेंबर, ये भी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। व्हाट वाज लेवर्स? दैट वाज द करेंसी ऑफ द फ्रांस एट दैट एरा। तो यहाँ पर उसके 1 बिलियन से 2 बिलियन जो डेब्ट इंक्रीज हो गया। और इस पर जो है चार्ज कितना दिया जाता था, कोई भी बिना इंटरेस्ट रेट के तो पैसा नहीं देगा। आज भी आप लेने जाते हो तो इवन बैंक भी नहीं देते। तो वहां पर इस पूरे जो मनी है उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, 10%। तो 10% इंटरेस्ट ही हैड टू पे ऑन दिस मनी। अब ये सारी चीजें तो थी ही थी, साथ ही साथ उसको और भी बहुत से एक्सपेंसेस जो हैं वो करने पड़ते थे टू मीट ऑल। अब इसको इतना सारा, जो सबसे पहली बात है कि इतना सारा धन जो है उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमने देखा कि उसको एक्स्ट्रा वेजेंट कोड को अपने मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, ये तो उसको करने ही करने पड़ते थे। इसके साथ साथ उसको कुछ और इनिशियल एक्सपेंसिव भी करने पड़ते थे। दीज वर लाइक आरपी एक्सपेंसेस, इट्स फूड एक्सपेंसेस, फूड पर जो उसे खर्चा करना पड़ता था। फिर जो उसके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको रन करने के लिए जो है उस पर भी उसे जो है करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारे घर में अगर हमारा बजट हिला हुआ हो तब भी हमें आपके कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। अपने अगर कहीं रेंट पर रह रहे हैं तो उस मकान का रेंट भी देना है, बिजली का खर्च भी देना है, पानी का बिल भी देना है, बच्चों की स्कूल फीस भी देनी है, ठीक है ना, घर का राशन भी लाना है। ये तो जरूर खर्चे जो आपके कभी बंद ही नहीं हो सकते, उसके बाद अलग बात है। तो इसी तरीके से जो किंग था उसके भी कुछ जरूरी खर्चे थे, अपने कोर्ट को मेंटेन करना, आर्मी पर एक्सपेंड करना, कोर्ट को पर एक्सपेंड करना, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनको रन करना उसके लिए जरूरी था, और जो उसकी यूनिवर्सिटीज थी उस पर भी उसका खर्चे करने जरूरी थे। सम ऑफ दीज एक्सपेंसेस ही हैड टू मीट, and that's why he take the debt of 1 billion and later on 2 billion livres. So this is all about the Louis XVI, who was the king of the France. अब देखो एक इसमें भी कैच है। अब यहाँ पर उसने उधार तो ले लिया, ठीक है। अब जैसे हमारी गवर्नमेंट की, फिर से हम अपनी गवर्नमेंट पे आते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी अनाउंस किया कि 2000 मिलियन करोड़ जो हैं वो मिलियन जो है वो आपके कोरोना सर्वाइवर्स को दिए जाएंगे। ठीक है, कि मतलब हम लोगों को दिए जाएंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपने देखा सारा बजट, ठीक है। अब क्या सरकार कभी अपनी जेब से निकालती है ये सब? उसने उधार लिया, उसको वापस भी तो चाहिए। अब इसका रिजल्ट आप देखो क्या हो रहा है कि उसने अनाउंस तो कर दिया कि 2000 करोड़ रुपए जो है खर्चा किया जाएगा, इस तरीके से लोगों में बांटे जाएंगे, बांटने का वे भी बता दिया। लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाक जो है, हमारे कोई भी किसी भी कंट्री की आप ले लो या फिर उनकी नेसेसिटी लगा लो, वो सब चीजें छुपा के रखते हैं। खर्चा तो उन्होंने दिखा दिया, हमने यहाँ यहाँ खर्च किया, लेकिन वो अर्निंग कहाँ से करेंगे? वो अपने अर्निंग सोर्स नहीं बताते। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज करो तो उसके बाद से जो है जो प्राइसेस हैं कितने राइज करके, इवन हमारी जो फूड आइटम्स हैं उसके प्राइसेस राइज करके, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हर रोज राइज कर रहे हैं, है ना। तो टैक्सेस जो है वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे लेटर ऑन। तो सरकार जो है वो कभी अपने पास से तो निकालेगी नहीं, वो हम लोगों से ही लेगी इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हमें डिफरेंट फॉर्म्स में दे रही है तो डिफरेंट फॉर्म्स में हमसे लेगी भी। तो सिमिलरली वहां का किंग था जिसने जो है उधार लिया अपने इन खर्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन उसको पूरा कहाँ से करेगा वो भाई? टैक्सेस से। कहाँ से? टैक्सेस से। सो ही, इनकी स्टोरी हम कल करेंगे। अगर आपको इसका बेसिक समझ आ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो आगे का आप जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली कर पाएंगे। टिल दैट अगर आपको कोई डाउट है इस कंसेप्ट से लेके, यू कैन आस्क, रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट